वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2015 की अटैम्प्ट से, और इस क्वेश्चन का टाइटल है XYZ लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा है कि फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2014 विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय इट्स अकाउंटेंट। तो हमें एसेट साइड पर लीज होल्ड लैंड की कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सेम बिल्डिंग मशीनरी के लिए जो है डाटा गिवन है। तो तीन नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, फिर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट बताए हुए हैं, फिर स्टॉक्स हैं, फिर अकाउंट रिसीवेबल्स नेट ऑफ प्रोविजन है, फिर कैश एट बैंक का बैलेंस गिवन है, कैपिटल है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ट्रेड पेएबल्स, इनकम टैक्स पेएबल और एक्रूड इंटरेस्ट। तो ये डाटा हमारे पास है। इसके बाद कुछ एडिशनल फॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें सबसे पहले तो ये बताया है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹275 million एंड 13 million रिस्पेक्टिवली। सेकेंड इन्फॉर्मेशन में कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं 31 दिसंबर 2013 के, यानी कि ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंसेस। तो स्टॉक का बैलेंस है, अकाउंट रिसीवेबल का जिस तरह क्लोजिंग बैलेंस नेट ऑफ प्रोविजन था, ओपनिंग बैलेंस भी नेट ऑफ प्रोविजन। कैश एट बैंक का बैलेंस गिवन है, ट्रेड पेएबल का गिवन है, इनकम टैक्स पेएबल का बैलेंस भी गिवन है, और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। अच्छा, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट यहाँ पर भी 70 के हैं, और जो अब स्टेटमेंट बनी हुई है उसके अंदर भी 70 के हैं, यानी इनके अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर है कि कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इक्वल टू 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो रिसीवेबल की जो हमें फिगर दी हुई है उससे हम अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से फिर ग्रॉस रिसीवेबल भी कैलकुलेट हो सकते हैं। थर्ड इन्फॉर्मेशन में ये बताया कि बैंक लोन वाज ऑब्टेन्ड ऑन 1 जनवरी 2014 एंड कैरीज इंटरेस्ट एट 9% पर एन। तो लोन, चूंकि आप देख रहे हैं कि इन ओपनिंग बैलेंसेस में जो इन्फॉर्मेशन 2 में गिवन है, इसमें हमें कहीं लोन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो लोन की अमाउंट है वो 2014 के डाटा में है। इसका मतलब है लोन जिस तरह से बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर लिया गया है और उस पर इंटरेस्ट रेट दिया। XYZ uses straight line method for depreciation. Rates of depreciation are as under। तो लीज होल्ड लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इनका दिया हुआ है रेट हमें। उसके बाद ये बताया हुआ है कि फुल मंथ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ एक्विजिशन बट नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2014 हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड। तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर दी गई है, लेकिन वो अमाउंट हमें नहीं बताई, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस रेट की बेसिस पे। और सारे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सिंपली कॉस्ट पर कैलकुलेट हो जाएगा। ऑन रिव्यू द CFO हैज डिस्कवर्ड द फॉलोइंग। नंबर वन, अ मशीन विद लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50 million was purchased on 1 January 2014, यानी साल के बिल्कुल स्टार्ट में। An amount of ₹30 million had been paid in cash, whereas ₹20 million were adjusted against trade-in of the machine costing 40 million। अच्छा, 50 मिलियन की न्यू मशीन ली है, उसके अगेंस्ट 30 मिलियन आपने कैश में पे कर दिए। क्यों? क्योंकि 20 मिलियन आपको पुरानी कोई मशीन दे के ट्रेड इन मिला है। तो ये बात तो हमारी यहाँ तक कवर हो गई। अब वो जो पुरानी मशीन हमने दी है उसकी कॉस्टिंग बताई हुई है कि ₹40 million एंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 25 million। ट्रांजेक्शन वाज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बाय ₹30 million, नेट अमाउंट पेड टू द सप्लायर। तो यहाँ पर अब ये बताया हुआ है कि जो डिस्पोजल है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि डिस्पोजल तो ऐसे रिकॉर्ड होना चाहिए था कि पुरानी जो मशीनरी है वो कॉस्ट 40 से हम क्रेडिट करते, 15 से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करते, और 30 का जो कैश क्रेडिट किया दैट इज़ फाइन। लेकिन जो न्यू मशीन है वो 50 पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, वो जस्ट 30 पे रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी। तो इसमें बेसिकली दो मिस्टेक्स हैं कि जो न्यू मशीन है वो 50 के बजाय 30 पे रिकॉर्ड हुई हुई है, और जो पुरानी मशीन है उसका डिस्पोजल रिकॉर्ड होना चाहिए था, वो डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। तो एक तो ये इशू बता दिया इन्होंने। दूसरा इशू है कि वन ऑफ द कंपनीज कस्टमर बिकेम बैंकरप्ट ड्यूरिंग द ईयर। ₹5 million आउट ऑफ टोटल डेट ऑफ 25 million वर रिकवर्ड फ्रॉम। तो 20 मिलियन तो रिकवर नहीं हो सके, बैलेंस हैज़ टू बी रिटर्न ऑफ। तो ये एक बैड डेट की एडजस्टमेंट बता दी। लेकिन जब आप ट्रेड डेट्स को राइट ऑफ करते हैं, बैड डेट रिकॉर्ड करते हैं, तो उससे आपकी जब रिसीवेबल की अमाउंट पे फ़र्क पड़ता है, तो उससे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स पर भी फ़र्क पड़ता है। तो ये भी एक एडजस्टमेंट नहीं होगी, ये दो एडजस्टमेंट्स होंगी।
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज एट 31 दिसंबर 2014, और हमें क्योंकि क्वेश्चन का जो डाटा दिया हुआ है उसमें प्रॉफिट की फिगर गिवन है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह अलग अलग नहीं दिए हुए, तो डायरेक्ट मेथड तो फॉलो कर ही नहीं सकते, इसमें इनडायरेक्ट मेथड से ही कैलकुलेशन हो सकती है। दूसरी बात जो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिफरेंट या अनयूजुअल है कि इसमें जो हमारे पास डाटा है वो सारा डाटा करेक्ट नहीं है। ये जो आखिर में दो एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, इन एडजस्टमेंट्स को भी जहन में रखते हुए इनकॉर्पोरेट करना है। इनकी वजह से प्रॉफिट की फिगर पे भी फ़र्क पड़ेगा, इनकी वजह से रिसीवेबल की फिगर पे भी फ़र्क पड़ेगा, और मशीन की डेप्रिसिएशन और उसकी वैल्यूज़ पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इन इम्पैक्ट्स को जहन में रखते हुए इसका सोल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले आंसर मेंशन कर देते हैं, एंटिटी का नाम XYZ लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। तो स्टार्ट हम हमेशा जैसे करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और हमारी पहली फिगर हमें जो चाहिए वो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके लिए हमें एक नोट डेवलप करना होगा, तो वो नोट डेवलप कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हुए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली फिगर जो हमें चाहिए दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो फिगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स हमें अभी करनी है। तो ये फिगर है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की 275। लेकिन हम डायरेक्ट ये फिगर मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं जो ये एंड में हमें दी हुई है कि जो CFO ने डिस्कवर किया। तो इन एडजस्टमेंट्स को भी इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इसलिए हम प्रॉफिट की एक वर्किंग बना लेते हैं, जहां पे हम पहले करेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो प्रॉफिट की फिगर हमें गिवन है सबसे पहले हम वो मेंशन कर लेते हैं, और उसके बाद अब बात करते हैं जो एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए। तो एक इम्पैक्ट तो जो प्रॉफिट के ऊपर आएगा वो ये आएगा कि डिस्पोजल हुआ है और डिस्पोजल का गेन या लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो डिस्पोजल का गेन या लॉस क्या होना चाहिए? तो पॉइंट ये है कि जो आपकी पुरानी मशीन है उसका ट्रेड इन आपको क्या मिला है, 20 मिलियन। उसकी बुक वैल्यू क्या है, 25 मिलियन। तो जब 25 मिलियन की चीज़ 20 मिलियन में आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो 5 का लॉस हो रहा है आपको। तो लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लेते हैं, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा 5 मिलियन। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव ये है कि ठीक है मशीन, क्योंकि अभी हम प्रॉफिट में इंटरेस्टेड हैं, तो ठीक है जी मशीन जो कम रिकॉर्ड हुई ज़्यादा रिकॉर्ड हुई वो तो एक अलग इशू है, बट डेप्रिसिएशन के ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ा होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड है। तो जब डिस्पोजल प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, न्यू मशीन सही वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, तो फिर उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो भी सही रिकॉर्ड नहीं हुई। तो हमें ये देखना होगा कि एसेट्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ताकि हम ये देख सकें कि डेप्रिसिएशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब देखें इशू ये है कि जो न्यू मशीन है ये 50 की रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, रिकॉर्ड आपने 30 की कर दी। तो 20 से एक एडिशन रिकॉर्ड होना चाहिए और फिर उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। फिर क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट की बात करते हैं। तो 40 मिलियन का डिस्पोजल रिकॉर्ड होना चाहिए था, और 40 मिलियन का जब डिस्पोजल रिकॉर्ड हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी है वो रिवर्स होनी चाहिए। तो 20 का एडिशन होना चाहिए मजीद, और 40 का डिस्पोजल होना चाहिए, और उसका डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट होना चाहिए। तो क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस बना रहे हैं, तो प्रॉफिट और लॉस के अंदर हम डेप्रिसिएशन का रिवर्सल रिकॉर्ड करेंगे नेट करके। तो 20 का जो एडिशन है और 40 का डिस्पोजल है, तो डिस्पोजल ज़्यादा है तो रिवर्सल ज़्यादा होगा। तो बेसिकली 20 पे 10% डेप्रिसिएशन आपकी बनेगी 2 जो एक्स्ट्रा चार्ज होनी चाहिए, और 40 के डिस्पोजल पे 10% बनेगी 4 जो रिवर्स होनी चाहिए। तो 2 की चार्ज और 4 की रिवर्स का मतलब है नेट आप 2 से रिवर्स करेंगे। जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिवर्स होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट में ये बताया हुआ है कि एक कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है और 25 मिलियन में से 5 मिलियन मिले हैं सिर्फ। रिमेनिंग जो बैलेंस था वो राइट ऑफ करना पड़ा, यानी 20 मिलियन का। तो जब बैड डेट रिकॉर्ड करेंगे हम,
तो 20 मिलियन से बैड डेट रिकॉर्ड करने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन साथ ही एक इम्पैक्ट ये है कि बैड डेट कम रिकॉर्ड होने से रिसीवेबल कम हो जाते हैं, और रिसीवेबल जब कम हो जाते हैं तो डाउटफुल डेट का अलाउंस भी कम हो जाता है। अब डाउटफुल डेट का अलाउंस जो है हमें परसेंटेज में बताया हुआ है 5%। तो जब रिसीवेबल 20 से कम होंगे तो उसके 5% से हमारा डाउटफुल डेट का अलाउंस कम हो। तो डाउटफुल डेट का अलाउंस कम होने का मतलब है कि रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस होगा, क्योंकि डाउटफुल डेट्स बढ़ते हैं तो एक्सपेंस है, डाउटफुल डेट्स कम होते हैं तो रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस है। एक्सपेंस कम होने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए वन को हमने ऐड किया। तो जो दो एडजस्टमेंट्स दी हुई थी उनके इफेक्ट्स हमने जब इनकॉर्पोरेट कर लिए तो हम टोटल कर लेते हैं, और अब हमारा जो करेक्टेड प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो बनता है 253। इसको हम मेंशन कर सकते हैं अपने नोट के अंदर। सो प्रॉफिट की जब सही फिगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर बारी आती है एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले हमने नॉन कैश आइटम्स को कंसीडर करना होता है, और एक नॉन कैश आइटम जो हमें तमाम क्वेश्चंस में मिलता है वो होता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की फिगर क्वेश्चन के अंदर दी नहीं हुई, सिर्फ ये बताया हुआ है कि इन बेसिस पर रेट्स गिवन है, स्ट्रेट लाइन मेथड गिवन है 2, 5, 10%, और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम कॉस्ट में इंटरेस्टेड हैं। 250, 1000 एंड 1750। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हुई हुई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो इसके लिए हम वर्किंग टू बना लेते हैं। तो सबसे पहले लीज होल्ड लैंड पर 250 की अमाउंट है, 2% का रेट है, दैट वुड बी 5 मिलियन। फिर बिल्डिंग पर 1000 की अमाउंट है, 5% का रेट है, 50 मिलियन बन जाएगी अमाउंट। और फिर मशीनरी पर 1750 की अमाउंट है, 10% का रेट है, 175। लेकिन मशीन के ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी एडजस्टमेंट की वजह से चेंज भी होगी। ये तो हमने वो चार्ट कैलकुलेट की है जो फिगर्स क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी, लेकिन करेक्शन का इम्पैक्ट ये आना है कि डेप्रिसिएशन रिवर्स भी होनी है 2 से। जब डेप्रिसिएशन रिवर्स होगी तो डेप्रिसिएशन का ओवरऑल, जैसे प्रॉफिट के अंदर इम्पैक्ट तो ये था कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो इटसेल्फ कम हो रहा होगा। तो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन को अगर रिकॉर्ड करते हैं, सेम यही कैलकुलेशन जो यहाँ पे हमने इनकॉर्पोरेट की थी इसी को शामिल करेंगे। तो 2 से हमारी डेप्रिसिएशन कम हो जानी है, जिसका मतलब है कि हमारा जो टोटल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है दैट वुड बी 228। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब कैलकुलेट कर लिया तो इसको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो ऐड बैक करेंगे। इसके बाद हमें जो और मज़ीद फिगर्स चाहिए उसमें डिस्पोजल है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल भी क्वेश्चन में हमें अभी कैलकुलेट किया। तो लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो भी हमने कैलकुलेट किया था कि दैट इज़ ऑफ 5 मिलियन। तो लॉस को भी ऐड बैक कर देंगे, ये वर्किंग वन में कैलकुलेशन हुई हुई है। इसके बाद बैड डेट्स का जिक्र है, तो बैड डेट्स भी नॉन कैश एक्सपेंस हैं, और ये भी जो है क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि 20 के, जिस तरह से हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट किया, तो 20 से ये भी ऐड बैक कर देंगे। फिर बारी आ जाती है जी डाउटफुल डेट्स की। तो डाउटफुल डेट्स में हमें ये तो पता चल रहा है कि अलाउंस की वजह से वन का डिक्रीज आएगा, लेकिन इट्स सेल्फ उसकी वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो एक वर्किंग बना लेते हैं उसके लिए। तो एक बात ये ध्यान में रखनी है कि 5% का रेट है। दूसरी बात ये रखनी है कि ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल का नेट ऑफ प्रोविजन 418 था, और क्लोजिंग बैलेंस 361 है। तो यहाँ से हम सर्टन फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि क्लोजिंग प्रोविजन की अमाउंट अगर कैलकुलेट करते हैं तो 361 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 5,
क्योंकि रिसीवेबल नेट जो है वो 95% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 95 से डिवाइड करेंगे 1% की वैल्यू आएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% प्रोविजन की वैल्यू आ जाएगी। तो जो प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन है वो इसका मतलब है कि दैट इज 19। इसी तरह से जो ओपनिंग प्रोविजन है वो क्या होगी? तो ओपनिंग जो हमें रिसीवेबल दिए हैं वो 418 है। सेम 95 से डिवाइड करें, 5 से मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट आ जाएगी 22। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से हमें इंक्रीज या डिक्रीज का पता चलता है। यहाँ पर ओपनिंग प्रोविजन 22 है, क्लोजिंग 19 है। रिसीवेबल भी कम हो रहे हैं तो अलाउंस भी डेफिनेटली कम हो रहा होगा। तो 3 से हमारे पास डिक्रीज कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन ये वो डिक्रीज है जो क्वेश्चन के डाटा पे बेस कर रहा है। हमने जो एडजस्टमेंट्स किए हैं उनकी वजह से मजीद 1 से डिक्रीज आना है डाउटफुल डेट के अंदर, बेस्ड ऑन वर्किंग 1। तो इसका मतलब है कि जो टोटल डिक्रीज होगा वो 4 का बन जाएगा, जो प्रॉफिट और लॉस के अंदर एडजस्टमेंट जाएगी। तो हम प्रॉफिट और लॉस की फिगर क्योंकि करेक्टेड ले चुके हैं तो फिर जो हमें उसमें एडजस्टमेंट करनी होगी वो भी करेक्टेड फिगर की बेस पर करनी होगी। तो बेस्ड ऑन वर्किंग 3 4 की अमाउंट लेस बैक करेंगे, क्योंकि जो रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस है वो प्रॉफिट में इनकी ऐड हुआ होगा, तो यहाँ पर हम उसको रिवर्स करते हुए लेस बैक करेंगे। तो जब हमारे नॉन कैश आइटम्स और जिनका ताल्लुक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग से होता है उसको हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो फिर बारी आती है फाइनेंस कॉस्ट की। क्वेश्चन में फाइनेंस कॉस्ट कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं दी हुई, लेकिन हमें ये पता है कि लॉन्ग टर्म बैंक लोन 200 का है और ये लोन ड्यूरिंग द ईयर ही एक्वायर किया गया था, यानी फर्स्ट डे को, और इस पर 9% का रेट है। सो हम इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट 200 का 9% दैट वुड बी 18। तो जब हम एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं तो फिर हमने वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना होता है, और सबसे पहले हम उसके लिए इन्वेंट्रीज़ की फ़िगर को देखते हैं। तो इन्वेंट्रीज़ की ओपनिंग फ़िगर है 703 और क्लोजिंग फिगर है 910। बेस्ड ऑन दिस इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रही हैं 207 से। फिर रिसीवेबल की बात करते हैं। तो रिसीवेबल्स हमारे पास जो हैं वो नेट पे दिए हुए हैं। तो सिंपली इसके अंदर हमारी जो अलाउंस की वैल्यू है वो ऐड कर लेंगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन हमारे पास है। तो ओपनिंग रिसीवेबल के अंदर हमने ओपनिंग अलाउंस ऐड कर दिया और क्लोजिंग रिसीवेबल के अंदर क्लोजिंग अलाउंस ऐड कर दिया। तो हमारे पास नेट रिसीवेबल से ग्रॉस रिसीवेबल आ गया और उनका जो डिफरेंस है वो है 60, डिक्रीज हो रहे हैं। फिर पेबल्स को देखते हैं। तो ट्रेड पेबल्स ओपनिंग है 150, क्लोजिंग है 228। तो दैट इज इंक्रीज ऑफ 78। तो वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद हम सिंपली हमारा जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है वो कैलकुलेट हो सकता है। तो सिंपली टोटल कर लेंगे इन सारी फिगर्स का। दैट वुड बी 451। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट हुआ 451। इसे हम अपनी मेन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर देंगे। अब हमें इंटरेस्ट पेड की फ़िगर लेनी है और टैक्स पेड की फ़िगर लेनी है, जो सेपरेट डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो एक्सपेंस है वो भी हमने कैलकुलेट किया कि दैट इज़ 18। और मज़ीद देखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर लोन तो करंट ईयर में लिया है तो ओपनिंग तो इंटरेस्ट का कोई अप्रूवल नहीं होगा। क्लोजिंग अप्रूवल जो है वो शो हो रहा है 13 का।
तो एक तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 18 का एक्सपेंस है, 13 का अभी भी पेएबल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 की अमाउंट जो है वो पे हुई है। तो आप डायरेक्टली उससे भी कर सकते हैं, और हम एक्रूवल प्री पेमेंट की कैलकुलेशन इनकॉर्पोरेट करें तो उसकी फेस पर भी 5 की अमाउंट आती है। तो बेसिकली जो हमारा कैश पेड होता है वो इक्वल होता है एक्सपेंस प्लस ओपनिंग अक्रूवल माइनस क्लोजिंग अक्रूवल। तो ओपनिंग अक्रूवल 0 था, क्लोजिंग अक्रूवल 13 था, तो 18 प्लस 0 माइनस 13 से भी 5 आता है। और दूसरी अगर लॉजिक आप अप्लाई करते हैं कि 18 में से 13 अभी तक पेएबल है तो 5 पे हो गया। सेम लॉजिक इनकम टैक्स पर अप्लाई करते हैं। इनकम टैक्स का जो एक्सपेंस है वो 13 मिलियन है, ओपनिंग 80 है और क्लोजिंग 85। तो सेम अप्रोच फॉलो करते हुए प्रॉफिट और लॉस, ओपनिंग अक्रूवल ऐड करेंगे, क्लोजिंग अक्रूवल लेस करेंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है कि 8 की पेमेंट हुई है टोटल। तो यहाँ पर हमारे पास कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का टोटल आ जाएगा, दैट वुड बी 438। फिर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो हमारा फोकस होता है वो बेसिकली नॉन करंट एसेट्स पर होता है। अच्छा, अब नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो यहाँ तक दिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट को ऑलरेडी हमने चेक किया है कि इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। एसेट से रिलेटेड जो एक ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ एक ही बताई हुई है, बाकी ओपनिंग डाटा भी एसेट्स का नहीं है जिससे आप ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकें। तो जो डाटा अवेलेबल है उस बेस पर सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हुई है और उसके अंदर एक एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है, एक एसेट एक्वायर किया, और नेट उसमें जो पेमेंट हुई है वो 30 मिलियन की हुई है। तो ये 13 मिलियन की जो पेमेंट हुई है ये कैश फ्लो है, और ये हमें अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कैश पेड इन एक्सचेंज ऑफ मशीन्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 30 का आउटफ्लो है। इसके अलावा नॉन करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट्स तो है नहीं, तो इसके अलावा नॉन करंट एसेट की कोई ट्रांजेक्शन या ऐसा ओपनिंग बैलेंस नहीं है जिसे क्लोजिंग बैलेंस के साथ कंपेयर किया जा सके। तो यहीं पर हम इन्वेस्टिंग का टोटल कर लेंगे, दैट वुड बी 30 एज वेल। नेक्स्ट हमारे पास हो गए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो उसके अंदर हमें इक्विटी को और बोरिंग्स को फोकस करना है। अच्छा, इक्विटी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कैपिटल की क्लोजिंग अमाउंट तो है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की भी है, लेकिन ओपनिंग अमाउंट्स इनकी नहीं गिवन, विच माइट मीन कि इसके अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं है जो कि रेलिवेंट हो, क्योंकि अदरवाइज फिर ओपनिंग अमाउंट दी होती जिससे हम ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करके देख सकते हैं कि शेयर इशू हुए हैं या कोई डिविडेंड है या कोई ड्राइंग्स हैं या फिर कोई और चेंजेस आई हैं जो इक्विटी के अंदर अफेक्ट हो रही हैं। लेकिन एक बड़ा क्लियर पॉइंट है और वो ये कि एक लोन जो है वो ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर हुआ है, जो कि पॉइंट नंबर 3 में भी बताया हुआ है। और दूसरी बात यह कि ओपनिंग बैलेंसेज में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 200 का है। तो लॉन्ग टर्म बैंक लोन को अकाउंट फॉर कर लेते हैं। तो 200 से जब हमें लोन मिला होगा तो ये हमारे लिए इनफ्लो है। ये वाहिद ट्रांजेक्शन है फाइनेंसिंग की जिसका डाटा अवेलेबल है, तो इस बेस पर टोटल कर लेते हैं, दैट वुड बी 200 इनफ्लो। अब अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं तो 438 इनफ्लो, 30 का आउटफ्लो, 200 का इनफ्लो। तो इट शोज़ के हमारे पास जो अमाउंट है वो 608 का नेट इंक्रीज बनता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इसके अंदर हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग ऑफ द पीरियड लेने हैं, जो कि क्वेश्चन में ओपनिंग डाटा में हमें ये बताया हुआ है कि कैश एट बैंक 243 है। तो हमारे पास जो टोटल आ जाता है दैट शुड बी 851 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। अब ये मैच कर रहा है तो चेक कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी जो कैश एट बैंक है वो 851 है, इसके साथ हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो मैच भी कर रही है। तो
वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम I7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे 1 to 20 को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फारिया लिमिटेड इज इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस ऑफ फर्नीचर। एट 1 जनवरी 2018 द कंपनीज इशूड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 50,000 rupee 1 shares. During the year 2018, company has made a bonus issue of 1 for 5 shares. What is impact of bonus issue on cash flows of the business? तो बेसिकली जब बोनस शेयर इशू होते हैं तो वो कोई जिस रिजर्व से इशू हो रहे हो तो रिटेन अर्निंग या शेयर प्रीमियम डेबिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। तो शेयर कैपिटल में तो इजाफा हो रहा होगा बट देयर वुड बी नो कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द कैश। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, क्योंकि नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश फ्लो के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 2 है कि अ कंपनी हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ 40,000 during the year 2018. However, the balance in the bank account at the end of year is more than the balance at start of the year. What does this mean? अब बेसिकली प्रॉफिट और कैश के डिफरेंस को समझने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली एक कंपनी को लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन उसका कैश बैलेंस बढ़ गया है। तो ये किस वजह से ऐसा हो सकता है? तो एक तो पहला पॉइंट ये है कि कंपनी हैज़ अलाउड अ लॉन्गर क्रेडिट पीरियड टू द क्रेडिट कस्टमर। जब आप लोगों को ज़्यादा पीरियड अलाउ कर देंगे, अब यहाँ पर आपका कैश का बैलेंस बढ़ा है यानी इनफ्लोज ज़्यादा हुए हैं। जब क्रेडिट पीरियड ज़्यादा अलाउ करते हैं तो आपको तो और देर से पैसे मिलते हैं, तो ये रीज़न तो नहीं हो सकती। दूसरा है कि कंपनी हैज़ परचेज मोर स्टॉक, तो मज़ीद स्टॉक खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट करनी पड़ जाती है, तो ये भी वजह नहीं हो सकती कैश इनफ्लोज की। तीसरा है कि कंपनी हैज़ मेड अ राइट इशू ड्यूरिंग द ईयर। ये बड़ी लॉजिकल रीज़न यहाँ पर बनती है, इट शुड बी आंसर। क्यों बनती है ये? कि एक तो ये कि राइट इशू करने से आपके पास शेयर कैप इशू कर रहे हैं आप और उसके अगेंस्ट आपके पास पैसे आते हैं और इसका प्रॉफिट से भी लिंक नहीं है, यानी कैश इनफ्लो है लेकिन इसका प्रॉफिट और लॉस से भी कोई लिंक नहीं है। तो जो ऊपर सिचुएशन बताई हुई है उसके साथ ही बिल्कुल फिट होता है। फिर डी पार्ट है कि कंपनी हैज परचेज फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर। अगर क्रेडिट पे परचेज किए हैं तो देखें कोई कैश फ्लो नहीं होगा, और अगर कैश पे परचेज किए हैं तो फिर तो आउटफ्लो हुआ होगा, तो ये भी इनफ्लो नहीं। ऑप्शन सी ही करेक्ट है। क्वेश्चन 3 है कि अ कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें हमारे पास शेयर कैपिटल भी गिवन है और शेयर प्रीमियम भी गिवन है। उसके बाद ये बताया हुआ है कि बोनस इशू ऑफ 1 फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड हैज़ बीन मेड ड्यूरिंग द ईयर। व्हाट इज अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर 2018। जब बोनस शेयर का इशू होता है तो बोनस इशू के अंदर कंपनी को कोई कैश इनफ्लोज नहीं मिलते। और अगर आप नोट करें तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का जो टोटल है वो सेम रह रहा है, 140,000 2017 में एंड 140,000 इन 2018। सिंपली क्या हो रहा है कि 10,000 शेयर प्रीमियम से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहे हैं। सो बेसिकली इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए इम्पैक्ट जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा वो जीरो का होगा। क्वेश्चन 4 है कि अ कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग बैलेंसेज। नॉन करंट एसेट का जो है बैलेंस दिया हुआ है आपको, 31 दिसंबर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 10,000 was sold for ₹6,000 and gain on disposal was ₹3,000. What is charge for depreciation फॉर द ईयर टू बी एडजस्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो? तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हम प्रॉफिट की फिगर में एडजस्टमेंट करते हैं डेप्रिसिएशन की नॉन कैश एक्सपेंस होने की वजह से। तो डेप्रिसिएशन की ये फिगर इस डाटा से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो उसका टी अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। बट अब डिस्पोजल में कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुई वो बात नहीं पता चल रही, तो उसके लिए डिस्पोजल का भी अकाउंट बना लेते हैं। अब डिस्पोजल में जो एसेट ट्रांसफर हुआ है वो 10,000 से, और सेल इसे किया गया है बेसिकली 6,000 पे, और गेन हुआ है 3,000 का। तो इन दो चीज़ों को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल 6,000 पे हुआ तो कैश इतना रिसीव हुआ, गेन ऑन डिस्पोजल 3,000 का हुआ, टोटल करते हैं 13,000 बोथ साइड पर। तो डिफरेंस आ रहा है 7,000 का कि इतनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुई होगी, और ये डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो रही है तो ये डेबिट होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और टोटल कर लेंगे उससे। अब
जब हम टोटल कर लेते हैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिस्पोजल वाली फिगर भी डाल के, तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 20,000। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 देखते हैं। अ कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2019। हमारे पास रिटर्निंग का 2018 और 19 का बैलेंस है, फिर कुछ एडजस्टमेंट जो ड्यूरिंग द ईयर हुई हैं, उसमें डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और टैक्स चार्ज गिवन है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर 2019 फॉर द पर्पजेज ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही स्टार्ट करते हैं मोस्टली, तो उसकी फिगर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस डाटा की बेस पर। तो रेलिवेंट अकाउंट जिसके बैलेंसेस दिए हुए वो रिटेन अर्निंग है, उसी से हमें प्रॉफिट की फिगर भी मिल सकती है। तो रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस है 38,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। डिविडेंड 5,000 का है, जो कि रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाती है डिविडेंड की वजह से। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो है वो 12,000 का है, तो इससे भी रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। टोटल कर लेते हैं दोनों साइड्स का, तो 67,000 का टोटल आता है। अब जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, वो हमें फिगर मिल जाती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, क्योंकि रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड किया जाता है। हमें जो फिगर चाहिए वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की चाहिए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक कर दें। तो 33,000 हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 है कि अ कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा, जिसमें रिसीवेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट सेल्स है, डिस्काउंट अलाउड है। व्हाट इज द अमाउंट टू बी शोन एज कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो जब डायरेक्ट मेथड से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाई जाती है, तो उसमें हम बताते हैं कि जी कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कितना है, तो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप सेल्स को नेट ऑफ डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लें। IFRS 15 की अब ये रिक्वायरमेंट है वैसे भी, कि जो सेल्स है वो नेट ऑफ डिस्काउंट रिकॉर्ड की जाती है। तो 75,000 की सेल्स है और 3,000 का डिस्काउंट है, तो बेसिकली जो हमारा रेवेन्यू होगा वो 72,000 का कंसीडर होगा। फिर हम देख रहे हैं कि रिसीवेबल में इंक्रीज़ है 13,000 का, तो इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। और बेस्ड ऑन दिस हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कैलकुलेट हो जाएगा 59,000, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7 है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज इनफ्लोज इन कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बोनस शेयर इशूड, बोनस शेयर इशू में तो कैश इनफ्लो ना आउटफ्लो, ये तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, ये इनफ्लो हो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रिसीवेबल कैसे, अगर वो हमें पेमेंट कर देंगे यानी हमें कैश रिसीव हो जाएगा, कैश का इनफ्लो हो जाएगा, तो उससे रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल इज अप्रोप्रिएट, लेकिन हमें टू आंसर्स बताने हैं। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री अगर आपने नॉन कैश की है तो तब भी बेसिकली, यानी क्रेडिट पे की है तो नो इफेक्ट, बट अगर आपने कैश पर किया है तो आउटफ्लो होगा, इनफ्लो नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल, अब वैसे तो पेएबल डिक्रीज होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने उनको पेमेंट कर दी है, लेकिन जब इंक्रीज हो रहे होते हैं तो हम उसका अपोजिट लेते हैं, यानी आउटफ्लो का अपोजिट लेते हैं, इसको इनफ्लो के तौर पे। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में लाइबिलिटी का कम इंक्रीज होना इनफ्लो कंसीडर किया जाता है, तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट एज वेल। तो बी एंड डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपेयर इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश पेड टू एक्वायर नॉन करंट एसेट, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड, ये ज़्यादातर फाइनेंसिंग में शो किया जाता है, कभी कभार इसको कुछ एंटिटीज ऑपरेटिंग में भी शो कर देती हैं। तो दोनों क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, लेकिन ये फाइनेंसिंग इसमें अप्रोप्रिएट है। बोनस शेयर इशूड जो है वो तो कैश ट्रांजेक्शन ही नहीं है, और डेप्रिसिएशन भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ हमारे डिविडेंड पेड की फिगर जो है वो अपेयर हो रही होती है। डेप्रिसिएशन की फिगर अपेयर होती है नॉन कैश होने के बावजूद एज एन एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, ताकि हम प्रॉफिट से कैश फ्लो फाइंड आउट कर सकें। बट फाइनेंसिंग के अंदर इसमें से सिर्फ डिविडेंड पेड आ सकता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9 है कि फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिया हुआ है।
यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हुई हुई हैं और उसके बाद वैल्यू आ रही है 30,000। तो फिर करंट एसेट्स, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अकाउंट्स पेबल के इंक्रीजेस दिए हुए, इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बेसिकली जो सारा डाटा दिया हुआ है इसी में प्लस माइनस करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन 30,000 की फिगर लेंगे, इसमें इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल जो है ये बेसिकली आउटफ्लो कंसीडर होगा, माइनस कर देते हैं। इंक्रीज इन इन्वेंट्री भी, इन्वेंट्री लेने के लिए आपको कैश आउटफ्लो करना पड़ता है, माइनस कर देंगे। अकाउंट्स पेबल में इजाफा हुआ है, ये बेसिकली इनफ्लो कंसीडर होगा, तो ऐड कर देते हैं। और इंटरेस्ट पेड, यहाँ तक हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है, लेकिन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बताना है तो इसका मतलब है कि हमें इंटरेस्ट पेड भी लेस करना होगा। तो 500 का ये लेस करते हैं तो हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा 23,500। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। नंबर 1 है कि इट डिटरमिन्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम से पता चलती है, तो ये आंसर तो करेक्ट नहीं हो सकता। इट हेल्प्स यूजर्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ऑफ द बिजनेस। यस, दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि पास्ट आल्दो के स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हिस्टोरिक जो है कैश फ्लो इंफॉर्मेशन होती है, और उसकी बेसिस पर जो है यूज़र्स ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये एंटिटी कैश फ्लोज को कैसे डील कर रही होगी। सी पार्ट है कि डिटरमिन्स द रेशियो ऑफ बिजनेस डेट एंड इक्विटी। नहीं, डेट एंड इक्विटी तो वैसे हम रेशो से कैलकुलेट करते हैं और पता ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से चलती है। इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द नेट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस तो या तो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के डाटा से पता चलते हैं, या जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है वो भी बेसिकली नेट एसेट्स के मूवमेंट को शो कर रही होती है। सो ऑप्शन बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 11 देखते हैं। अ कंपनी हैज मेड फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। तो 4 आइटम्स दिए हुए हमें और फिर पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट टू बी शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 6 मंथ एडवांस रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अच्छा, अब जो आपने रेंट पे किया होता है, रेंट एक्सपेंस है, तो ये ऑपरेटिंग का हिस्सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, चाहे आप इसे कैश पर पे करें, एडवांस में पे करें या एक्रूड पर पे करें, तो ये तो ऑपरेटिंग में आएगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बॉन्ड हैं जो हाईली लिक्विड हैं, तो ये तो फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो ये भी इन्वेस्टिंग में नहीं आएंगे। डिबेंचर परचेज्ड ये आएंगे, और रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर्स है, मतलब लॉन्ग टर्म है। फिर नॉन करंट एसेट परचेज ये भी आएंगे। तो ये दो आइटम अगर हम टोटल कर लेते हैं तो ये होगा 95,000। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड 95,000 का जो अमाउंट है वो कैश फ्लो के अंदर शो की जाएगी। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 12 देखते हैं। अ कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग डाटा एट द एंड ऑफ ईयर 2017, जिसमें शेयर कैपिटल ₹1 का एक पार वैल्यू है 100,000, यानी 100,000 ही शेयर हैं, शेयर प्रीमियम 3,000 का है। कंपनी हैज़ मेड अ राइट इशू of 1 for 5 shares during the year 2018 at rupees 1.2 per share. So what is the amount to be shown in the cash flows from financing activity? तो ऑब्वियसली शेयर इशू में उसके अगेंस्ट कैश भी रिसीव हुआ है तो इनफ्लो शो होगा, तो ये आउटफ्लो वाली बात तो गलत हो गई, इनफ्लो ही होगा। अब कितने का इनफ्लो होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 for 5 है तो 100,000 का 20,000 शेयर और 1.2 पर शेयर के हिसाब से, तो टोटल 20,000 शेयर इशू होंगे और 1.2 के हिसाब से 24,000 आएगा। शेयर इशू करके कैश हमें रिसीव होता है तो इनफ्लो होगा, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 13। हाउ शुड गेन ऑन सेल ऑफ यूज्ड इक्विपमेंट्स बी रिपोर्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच। अच्छा, जब इनडायरेक्ट अप्रोच हम फॉलो कर रहे होते हैं तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं, और जो गेन ऑन सेल है, गेन क्योंकि इनकम होती है और ये प्रॉफिट में इंक्लूडेड होती है, तो इसको रिवर्स करने के लिए हम लेस बैक करते हैं, यानी लेस करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से डिडक्ट किया जाता है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। बी और सी में इन्वेस्टिंग का लिखा हुआ है, इन्वेस्टिंग के अंदर सेल प्रोसीड्स तो शो होती हैं, जो गेन है वो ऑपरेटिंग के अंदर ही आएगा, और डी ऑप्शन में वर्ड एडिशन गलत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14।
विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एडेड as non-cash adjustment to profit before tax in the cash flow from operating activities section of statement of cash flows। तो एक तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करते हैं, बिल्कुल। इसको इसलिए ऐड बैक किया जाता है क्योंकि इसको सेपरेट डिस्क्लोजर देना होता है इंटरेस्ट पेड का। तो वो भी ऑपरेटिंग के अंदर भी दे सकते हैं, फाइनेंसिंग में भी दे सकते हैं, लेकिन सेपरेट डिस्क्लोजर देना होता है तो यहाँ पर ऐड बैक कर दिया जाता है। फिर इंटरेस्ट इनकम जो है वो तो लेस बैक की जाती है क्योंकि वो इनकम है। लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ये भी ऐड बैक किया जाता है। तो ए एंड सी करेक्ट आंसर हो गए। टैक्स चार्ज को ऐड बैक इसलिए नहीं करते क्योंकि हम तो शुरू ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कर रहे हैं, तो टैक्स की फिगर तो इसमें अभी इंक्लूडेड ही नहीं है, तो उसको एडजस्ट करने की, ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन 15 है कि वेयर इन अ कंपनी आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइंग विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड यू फाइंड द प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स हो, कि जो नॉन करंट एसेट सेल किए उनसे कितना कैश रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। बाकी स्टेटमेंट्स के अंदर जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है तो उसके अंदर तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आ रहा होता है, या बुक वैल्यू पर जो डिस्पोजल हैं वो शो हो रहे होंगे डिस्क्लोजर्स में। और जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम है उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस में हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वगैरह होगा। तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है जिसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इस इनफ्लो को शो किया जाता है। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 16 है कि जाहिद एंड कंपनी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 फॉर द ईयर after charging the following: depreciation, loss on sale of asset. During the year there was a decrease in account receivables of rupees 1,000. What was the net cash flow generated from operations based on above data? तो इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे क्योंकि डाटा उस टाइप का है। तो हमारे पास सबसे पहली फिगर तो प्रॉफिट की है 40,000। इसमें एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश होने की वजह से ऐड बैक करेंगे 4,000। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी ऐड बैक होगा क्योंकि इसका ताल्लुक जो है नॉन करंट एसेट से, और लॉस की इटसेल्फ फिगर कैश फ्लो नहीं है, तो ये 3,000 भी ऐड बैक हो जाएंगे। फिर हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेनी है। एक ही वर्किंग कैपिटल चेंजेस दी हुई है कि अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गए, यानी रिसीवेबल ने हमें पैसे दे दिए तो उतने से उनका बैलेंस कम हो गया, तो इसको इनफ्लो ट्रीट किया जाएगा। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 48,000। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। Asmat Limited made a profit for the year rupees 320,500 after accounting for depreciation rupees 32,500. During the year following transactions took place: purchase of machinery है, increase in account receivable, inventory और payable तीनों में increase है। What is the net increase in cash and bank balance? अच्छा, अब इसमें मशीनरी का एक आइटम ऐसा है जो इन्वेस्टिंग है, बाकी सारा जो मामला है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। कैश इनफ्लोज ऑपरेटिंग के लेते हैं तो प्रॉफिट से शुरू करेंगे 320,500। एडजस्टमेंट्स करें तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगी 3,500। और वर्किंग कैपिटल की चेंजेस ले लेते हैं फिर। तो इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल है, आउटफ्लो कंसीडर होगा, बल्कि पहले इन्वेंट्री को ले लेते हैं 28,000 का, ये आउटफ्लो, रिसीवेबल का भी आउटफ्लो, और पेएबल में जो इंक्रीज है ये इनफ्लो कंसीडर होगा। तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की 292,600। मशीनरी की परचेज दी हुई है, ये इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है, और नेट कर लेते हैं तो 167,600 ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं। अ कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लोन नोट्स हैं 4% के उनके पास, 1 मिलियन के। इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड एज इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर 2018 इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो इंटरेस्ट पेड की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो पहले तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पता होना चाहिए। तो सिंपली हम इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मिलियन के लोन पे 4% का रेट 40,000। फिर हमने आपके साथ लेक्चर में वीडियो डिस्कस किया था कि शॉर्टकट कैसे अप्लाई करते हैं।
तो उसमें ये होता है कि हम एक्सपेंस की अमाउंट में ओपनिंग एक्रूवल माइनस क्लोजिंग एक्रूवल करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट पेड आ जाता है। तो वो शॉर्टकट अगर हम अप्लाई करें, एक्सपेंस प्लस ओपनिंग एक्रूवल माइनस क्लोजिंग एक्रूवल, तो 30,000 का हमारे पास कैश पेड आ गया। ये हमारा आंसर बन जाता है। अल्टरनेटिवली आप टी अकाउंट बना सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको ये फिगर मिल सकती है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। फुरकान लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट नॉन करंट एसेट कॉस्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट कॉस्टिंग 100,000 and having net book value of rupees 40,000 was sold at a profit of 30,000. What is the net to be shown as outflow in the cash flow from investing activity section in the statement of cash flow? तो कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है, तो पहले तो हम नॉन करंट एसेट का टी अकाउंट बना लेते हैं। इसमें ओपनिंग बैलेंस है 350,000, क्लोजिंग बैलेंस 450,000 और डिस्पोजल जो हुआ है वो 100,000 का हुआ है। तो बेस्ड ऑन दिस टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास 550,000 का टोटल बनता है और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें 200,000 का जो कैश की बेस पर एडिशन हुए हैं वो पता चल गया। दूसरा, क्योंकि डिस्पोजल में भी कुछ सेल प्रोसीड्स आई होंगी जो कि हमें बताई भी तो नहीं है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए आउटफ्लो के साथ साथ इनफ्लो भी देखना है, तो डिस्पोजल का टी अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो एसेट है वो 100,000 का है, उसकी बुक वैल्यू 40,000 दी हुई है। इसका मतलब है कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 100 और 40 का डिफरेंस 60,000 होगा, और जो गेन ऑन डिस्पोजल है वो 30,000 है। टोटल कर लेते हैं, 130,000 का टोटल आता है। बैलेंसिंग फिगर के तौर पर हमें वो कैश पता चल जाएगा जो हमें डिस्पोजल प्रोसीड के तौर पर रिसीव हुआ है। तो आउटफ्लो ऑफ 200,000, इनफ्लो ऑफ 70,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इन दोनों चीज़ों को लिस्ट करते हैं तो 130,000 का आउटफ्लो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 20 देखते हैं। The following amounts have been calculated for inclusion in the statement of cash flow of House Limited. नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिए हुए, फिर इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, फिर इनकम टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड की फिगर गिवन है। हाउ मच कैश हैज़ बीन जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये एक किस्म का वो मिसिंग फिगर और वर्किंग बैकवर्ड टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको एक कॉन्सेप्ट से करते हैं कि ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों के जब हम कैश फ्लो ले लेते हैं तो उसके से हमारे पास नेट इंक्रीज की वैल्यू आती है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है फाइनेंसिंग की वैल्यू है, इन्वेस्टिंग की वैल्यू है और इसमें आउटफ्लो है, और नेट इंक्रीज की वैल्यू है। सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, तो बाकी सारी फिगर्स को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग का कैश फ्लो आ जाएगा 39,000। दूसरी बात, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इस पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है, जो कि हमें इस फिगर में इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, उसमें से इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश फ्लो आ जाते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैश फ्लो 39,000 अभी हमने कैलकुलेट किए हैं। इंटरेस्ट पेड की फिगर भी है और टैक्स पेड की फिगर भी है। तो फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन प्लस माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 116,000। यही हमारा आंसर होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।